नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज से हरिशंकर परसाई जी की अत्यंत प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश एवं समीक्षात्मक दृष्टि से वाचन करूंगी। और इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां जो भी इसमें प्रयोग किए गए हैं उसको भी देखेंगे ध्यान से। जितने भी महत्वपूर्ण इससे निर्मित होंगे उन सब प्रश्नों को देखते हुए इसकी एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक जो प्रतिपुष्टि है उसको भी करते चलेंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी विलंब के हम हरिशंकर परसाई जी की पहले परसाई जी के पहले जीवन परिचय को स्पष्ट करते हैं, फिर आगे इनकी जो रचना है व्यंग्यात्मक रचना प्रेमचंद के फटे जूते उसको देखेंगे। तो जो हम हरिशंकर परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो हरिशंकर हैं ये 22 साल के थे, है ना? हरिशंकर जो हैं जब ये 22 साल के होते हैं तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में रहने चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हरिशंकर हैं ये हरि हैं, ये 22 साल में शंकर को की पूजा करते हैं। हरि जो हैं ये 22 साल में शंकर की पूजा करते हैं। हरि जो हैं 22 साल में शंकर की पूजा करते हैं, अर्थात हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। हिंदी के व्यंग लेखकों में परसाई जी का नाम क्या है? अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की परसाई जी जो है बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनोखेपन के कारण उनकी भाषा की मारक मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो जो परसाई जी हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु जो संरचना के अनूठेपन के कारण जो है उनकी भाषा की मारक क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में क्या उन्होंने स्पष्ट किया है। इस भाग को देख लेते हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति व मौसरवादिता पर व्यंग किया है। यहाँ पे प्रेमचंद के फटे जूते से क्या तात्पर्य है ध्यान रखिएगा। जो जूता है वो किसका प्रतीक है? तो शोषित वर्ग का प्रतीक है। जूता किसका है? तो शोषित शोषित वर्ग का है। और टोपी जो है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। तो अभी आप रचना में पाएंगे टोपी और जूते की वार्ता होगी। तो आगे आइए देखते हैं प्रेमचंद जी की रचना। जो प्रेमचंद जी के फटे जूते हैं हरिशंकर परसाई जी की रचना व्यंग्यात्मक रचना है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं। कनपटी
चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में के मारे हुए थे। आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे। देखिए यहाँ प्रेमचंद जी को कहा गया है कि वो महान कथाकार, जो प्रेमचंद जी हैं वो महान कथाकार, सम्राट, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते।
हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। देखिए, हौसले पस्त कर देना ये भी मुहावरा है, ठीक है। हौसले पस्त कर देती है, तो हौसले पस्त कर देना क्या है? मुहावरा है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कुम्भन दास है ना, कुम्भन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो पर सलाम। जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो पर सलाम। तो इस प्रकार देखेगा, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठोकर मारना ये भी मुहावरा ही है। ठोकर मारना क्या है? ये भी मुहावरा है। तो ध्यान रखिएगा, अपना जूता फाड़ लिया है ना, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नियम धर्म वाली कमजोरी? नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती है। संकेत करना क्या होता है? संकेत करना भी मुहावरा है। संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और कलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अंगुली का इशारा भी यहाँ मुहावरा है। तो इस प्रकार जो है, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक लिख करके व्यंग रचना
उन्होंने प्रेमचंद जी के सादे जीवन और व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। और उन्होंने बताया कि प्रेमचंद जी जो है दिखावे में नहीं जीते, यथार्थ में जीते हैं। वो कहते हैं कि दिखावा एक लेखक का अपना सौंदर्य या गुण नहीं होता। तो प्रेमचंद जी जो है वो यथार्थ में जी रहे हैं। और यहाँ पे जो जूता है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, अर्थात कि जो निम्न वर्ग के तबके के लोग हैं उनके उनका ये प्रतीक माना गया है। आगे देखिएगा, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी ध्यान दीजिएगा। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो चित्र हमारे सामने शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर के आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रेमचंद सादगी पसंद व्यक्तित्व के स्वामी थे। दिखावे में उनका रंच मात्र भी विश्वास नहीं था। वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप में ही अपनाए हुए थे। अभाव में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें नहीं खाता था। यह प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, है ना। तो यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ उत्तर देखिएगा। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई आई है। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, इससे फोटो में खुशबू आ जाए जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा कौन सा है जो सही उत्तर के सामने निशान, सही का निशान लगाइए, है ना। तो इसमें यही है ना, तुम्हारी। हाँ, इसमें है जो लोग इत्र चुप पढ़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आई, यही नहीं, ये गलत है। जो लोग इत्र चुप पढ़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, यही गलत है ना। सही कथन के सामने तो ये सही है, ये निशान जो है वो सही है, बाकी सब अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। नीचे दिए गए पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही उन्होंने करारा व्यंग किया। जो जूता है वो कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ लोगों का, और टोपी अभिजात वर्ग का प्रतीक है। कोई काम न करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों का पर ये जो है व्यंग किया गया है। जो जूता है वो कर्मठी व्यक्तियों का प्रतीक है, अर्थात कि तब के निम्न वर्ग के लोगों का प्रतीक है। और जो टोपी है वो अभिजात्य वर्ग अर्थात शोषक वर्गों का प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यहाँ लोगों को दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दिखावेपन की वार्ता किया है, कि अर्थात कि लोगों के पास रहता नहीं है लेकिन वो हैसियत से ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगलियों से इशारा करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, ग का है। ग का उत्तर देखिएगा। यहाँ पे जो है जीवन की वास्तविकता को छिपाने वाले पर व्यंग किया गया है, कि जो जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली के जो है से तुम जो है इशारा करते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को छिपाने वाले पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की क्या होगी, अगर लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के क्या विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ ये प्रश्न है, तो वजह हो सकती है। आगे देखते हैं इसका उत्तर, प्रश्न नंबर 4 का। जो लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर जब यह सोचता है कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की क्या होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है ही नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के कारण हो सकते हैं कि उन्होंने
फोटो को जो है ध्यान से देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि वे सादगी और वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को परखिले होंगे, ऐसा वो कहा जाता है। तो रखते हैं, वे अपने को दिखावे के आवरण से ढकने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो ये सब जगह एक ही जैसे पोशाक पहनते हैं, अर्थात एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि लेखक पारखी नजर रखता है। वह प्रेमचंद की फोटो देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि ऐसा व्यक्ति दिखावे से कोसों दूर है। उसे प्रेमचंद के विश्वास, चेहरे पर लज्जा संकोच की जगह बेपरवाही और विश्वास दिखाई देता है। वह प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग करता है। उसके उसके प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान पर व्यंग करता है जो लेखक है। और ध्यान रखिएगा, वो उनके द्वारा फोटो का महत्व समझाने की बात भी आकर्षित करती है। आज लोग उधार मांगकर अपने जीवन के अहम कार्यों को सिरे पहुंचाते हैं। लोग इत्र लगाकर और खूब खुशबूदार फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेखक द्वारा दिखावे में विश्वास रखने की बात भी आकर्षित करती है। वे स्वयं दुख उठाते हुए भी दूसरों को उसका आभास नहीं होने देना चाहता। ये जो व्यक्तित्व है प्रेमचंद जी का, वह प्रभावित करता है। अगला देखिएगा, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? टीले शब्द का प्रयोग, तो जो टीले शब्द का प्रयोग है, जीवन की विषमताओं, जो विडंबनाएं हैं, विषमताएं हैं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों इत्यादि कठिनाइयों को इंगित करने के लिए किया गया है टीले शब्द का प्रयोग। और आगे देखिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग रचना लिखा। आप भी किसी व्यक्ति के पोशाक को आधार बनाकर व्यंग रचना लिखिए, ये आप अपना कर सकते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इसको भी आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। बाकी इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। हाँ हाँ, आगे हम देख लेते हैं। तो भाषा अध्ययन में पाठ में आए हुए मुहावरे छांटिए, उसका प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग करना मतलब कीजिए, तो आपको स्पष्ट होगा। मुहावरे मैंने आपको कई जगह बताए, जैसे पस्त होना है ना, पस्त होना। और मैं आपको दिखा देती हूँ मुहावरे क्या क्या है इसमें। जो पाठ है उसमें देखिए, संकेत करना, ठोकर मारना, उंगली इशारा करना, है ना, ठोकर मारना, इशारा करना, पस्त करना, चक्कर लगाना, ये सब मुहावरे हैं। ठीक है, हौसले पस्त करना, ये सब मुहावरे हैं। हौसले पस्त करना, चक्कर लगाना और ठोकर मारना, संकेत करना, ये सब मुहावरे हैं। आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं जितने भी पाठ कराती हूँ उसमें मुहावरे, अलंकार सभी को स्पष्टीकरण में देते हुए पाठों का विश्लेषण करती हूँ। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से उन पाठों को देखा करिए। आपको इनसे जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि बड़े सहजता और सरलता से आप उन पाठों को के उत्तर को जो है देने में बहुत ही सहज महसूस करेंगे आप। आगे देखते हैं हम। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उसकी सूची बनाई है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें विशेषण क्या है। देखिए, अभी विशेषण भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें विशेषण क्या है? विशेषण आपको पता होगा ना, जो विशेष्य की विशेषता बताए वही विशेषण है ना? जो विशेष्य की विशेषता बताए वही विशेषण है ना? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेषण कहाँ कहाँ है। तो मैं आपको अभी स्पष्ट करा देती हूँ कि उन्होंने, लेखक ने प्रेमचंद के लिए विशेषण कहाँ कहाँ प्रयोग किया है। तो देखिए, जहां जहां विशेषण है दोस्तों, वहां वहां मैं स्पष्ट करूंगी। देखिए, यहाँ पे महान कथाकार एक विशेषण ये है, सम्राट उपन्यास, उपन्यास सम्राट दो विशेषता, युग प्रवर्तक तीन विशेषता, है ना? तो यहाँ विशेषण के रूप में महान कथाकार, युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट के रूप में जो है उन्होंने विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है इसमें। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। विशेषण भी हो गए, मुहावरे भी हो गए। पाठ्येतर सक्रियता, महात्मा गांधी जी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पता लगाइए। तो इसको इसको तो आप अपने स्पष्टीकरण में ले सकते हैं। और आगे भी ये भी देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। लेखक को आज कौन सी बात चुभ रही थी, ये ध्यान रखिएगा, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनते हैं।
तो लेखक को आज कौन सी बात चुभ रही थी, तो लेखक के विचार में फोटो कैसे खिंचवानी चाहिए इस बात को लेकर के लेखक चिंतित था। प्रेमचंद को देख करके जब उसको ये वो देखा प्रेमचंद को, तो उसको उसके मस्तिष्क में विचार आते हैं। लेखक के विचार में प्रेमचंद का जूता कैसे फटा होगा। तो लेखक के अनुसार ये सब देखिए, प्रश्न आप स्पष्ट रखिएगा। ये सब जो है लेखक के विचार से जो है प्रेमचंद जी का जूता कैसे फटा होगा, तो वो पहले ही बता दिया हमने कि वो किसी यथार्थ पे, अर्थात के यथार्थ पर के धरातल पर चल रहे हैं। और उन्होंने, वो लेखक कहता है ना कि किसी बड़े चट्टान से क्या आप टकरा गए, ठोकर मार दिए पहाड़ से। तो ऐसे शब्दों का जब लेखक प्रयोग करता है, अर्थात कि यथार्थ के बोध पर जब वो लेखक चलता है, तो इसलिए उसके जो जूते हैं वो फट गए होंगे। लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जी का स्वभाव कैसा था, तो बिल्कुल सहज एवं सरल था। दिखावे में नहीं था, वो बिल्कुल सहज और सरल व्यक्ति थे। पर्दे का महत्व ये सब मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण इसमें कथन मिल जाएगा। देखिए, उपहास का अर्थ क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, है ना। आग्रह मतलब होता है पुनः पुनः निवेदन करना। क्लेश का अर्थ होता है दुख, तगादा, दुख, तगाजा। पन्हैया मतलब देसी जूतियां। विसरना मतलब भूल जाना। नेम मतलब नियम। धर्म मतलब धर्म मतलब धर्म, कर्तव्य हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब तो बहुत छोटे, मतलब बहुत ही सामान्य ये शब्दार्थ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठाठ मतलब होता है शांत। बरकाकर, बचाकर, है ना। ये भी जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने में फतेहपुर सिकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, हमने प्रेमचंद जी के फटे जूते जो है हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित रचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमने देख लिया। इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। और अगली वीडियो में हम पुनः देखेंगे नए लेखक को। धन्यवाद, नमस्कार।